खान हसनैन आकिब के साथ मुद्दे की बात। हमारी जो रियासत है, यानी कि हमारी रियासत महाराष्ट्र, इसके नताइज पर, इसके रिजल्ट पर जो है हम बात करना चाहते हैं। आपका नज़रिया क्या है? मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारा महाराष्ट्र जो स्टेट है, उसके लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ टोटल 48 सीट है। उस 48 सीट में पिछली मर्तबा जो है वो एनडीए के पास 41 सीट और एक नौनीत राणा की जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीती थी। इस तरीके से 42 सीट इन लोगों के पास थी और सिर्फ 6 सीटें जो है वो जो है विकास अघाड़ी, यानी कि जो नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन बना था, उसके पास थी। इस दफे के चुनाव नतीजे महाराष्ट्र के बड़े ही चौंकाने वाले हैं और यूपी की तरह महाराष्ट्र ने भी बहुत ज़्यादा लोगों को चौंकाया है। यहाँ पर एक सीट वाली पार्टी जो पिछली मर्तबा एक सीट जीती थी, मेरी मुराद कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए 12 सीटों के बढ़ोतरी के साथ जो है वो महाराष्ट्र में 13 सीटों पर जो है वो कामयाबी हासिल की। दूसरे नंबर पर जो है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो है वो उन्होंने 9 सीटें जो है इसमें जीतने में कामयाब रही रियासत में। और दूसरे नंबर पर एक और पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पिछली मर्तबा 23 सीटें थी लोकसभा की, इस मर्तबा वो बहुत ज़्यादा उनमें गिरावट नज़र आई और सीधा सीधा 14 सीटों का नुकसान हुआ और वो सीधे 9 सीट पर आ गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले यहाँ पर जो है वो 14 सीटों पर नुकसान हुआ। और इसके बाद यहाँ पर शिवसेना को 2 टुकड़ा किया गया और एनसीपी को 2 टुकड़ा किया गया। उसी तरीके से शिवसेना जो हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनकी जो शिवसेना है, उसने 7 सीटें जीती और सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जो रहा वो एनसीपी शरद चंद्र पवार की जो एनसीपी है, उसने 8 सीटें, 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ी और 8 सीटें उसने जीतने में कामयाब हुई। उसी तरीके से इस चुनाव में एक निर्दलीय चुनाव भी यहाँ से जीता है और वो बाद में उसने कांग्रेस का ही बागी था वो, और कांग्रेस को बाद में उसने सपोर्ट किया। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो है अजीत पवार, यानी कि जो एनसीपी घड़ी सिब्बल के साथ जो एनसीपी मैदान में थी, वो एनसीपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और वो एक सीट पर सिमट गई है। तो इस तरीके का नतीजा महाराष्ट्र ने दिया है। तो और ये जो नतीजा है, इस पर सर आपकी क्या राय है और क्या नज़रिया है? तो उस पर नज़र, और आपके एरिया में, यवतमाल के तरफ आसपास के एरिया में किस तरीके का माहौल रहा? जैसे हमारे यहाँ विदर्भ में 10 सीटों में से जो 7 सीटें हैं वो ये इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हुई। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इंडिया गठबंधन के हिसाब से। विकास अघाड़ी के देखा जाए तो यहाँ से 10 में से 60 सीटें जीती है। आपके रीजन का क्या हाल रहा और इस नतीजे पर आपका क्या नज़रिया है, वो बताइए सर। नहीं, रीजन तो हमारा वही रीजन है, विदर्भ भी हमारा रीजन है। लेकिन ये है कि विदर्भ के इलाके में इससे पहले पूरी 10 की 10 सीटें जो है वो हमारे मतलब एमवीए को नहीं मिली थी, जो कांग्रेस थी उस वक्त। तो और जाहिर सी बात है कि इसका अभी इस मरतबा जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। इम्प्रूव्ड इन द सेंस, अगर हम इम्प्रूव का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे नज़रिए से हम तो देख रहे हैं कि भाई दोनों पार्टीज के जो एनडीए है और एमवीए है, वो दोनों की भी नज़र से अगर हम देखें तो एमवीए की नज़र से ये बहुत इम्प्रूव्ड रिजल्ट है। अब ये सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ है? तो जाहिर सी बात है कि ये शिवाजी महाराज की धरती है। महाराष्ट्र का मतलब ये है कि यहाँ पर शिवाजी महाराज की जो धार्मिक जो नीतियाँ थी वो सर्व समावेशक थी। जो आज बताया जाता है कि भी शिवाजी महाराज को हम लोग, हमारे बचपन में भी एक लंबे समय तक हमको ये दिखाया जाता रहा कि भी शिवाजी महाराज जो थे वो एक धर्म विशेष के ही रिप्रेजेंट करते थे। जबकि हमने तारीख और इतिहास पढ़ा तो हमको पता चला कि नहीं, शिवाजी महाराज की नीतियाँ और उनका शासन और उनका धर्म वो सर्व समावेशक था। उनके इसमें मुस्लिम मामले भी थे, मराठी मामलों के साथ साथ। और एक बहुत बड़े आदमी की उदारता तो तभी दिखाई देती है कि उसकी सोच कैसी है, उसकी पॉलिसी कैसी है। अगर वो सत्ता में बैठा हुआ है तो सत्ता में बैठे हुए आदमी की पॉलिसी उसके जो वैचारिक उदारता है वो दिखाती है। तो आप सोच लें कि अगर आज हमारे सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके दिमागों में अगर कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता है तो इसका मतलब ये है कि उनकी मानसिकता संकुचित है, बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है। तो महाराष्ट्र ने ये दिखा दिया कि ये संतों की धरती है, ये संत तुकाराम की धरती है, ये संत व रामदास की धरती है, ये संत एकनाथ की धरती है, और यहाँ पर ये शिवाजी महाराज की धरती है, संभाजी महाराज की धरती है। और यहाँ पर आप चाहे कितना भी झूठा इतिहास बताकर दो
बड़े धार्मिक तत्वों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर देंगे, तो उनमें ही कुछ ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो सच्चाई को बताएंगे कि जो बताया जा रहा है ये कुछ और है, पर्दे के सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। तो इनकी जो बड़े लोग गुजरे हैं, ये जो बड़ी हस्तियां जो गुजरी हैं, ये इनकी जो कृति थी, इनको छोटा करके दिखाया जा रहा है। असल में ये इतने बड़ी इनकी कृतियाँ थी कि उनकी कृतियों पर उनकी मूर्ति तैयार हुई थी, लेकिन आज अब सिर्फ़ मूर्ति रह गई है, उनकी कृतियों को छुपा दिया गया है। तो ये वो धरती है, इस धरती पर, इस पावन धरती पर कभी भी झूठ का सूरज बुलंद नहीं हो सकता, झूठ का सूरज चमक नहीं सकता, एक दिन वो डूब ही जाना है। तो इस मर्तबा अभी जो सीटें आई हैं, जो 48 सीटों में से जो एमवीओ को कामयाबी मिली है, वो इसलिए भी मिली है कि बहुत ज़्यादा देर तक आप झूठ का प्रचार नहीं कर सकती यहाँ पर। हाँ, जिन लोगों के दिमागों में बहुत अंदर तक ज़हर चल जड़ पकड़ गया है, बहुत दूर तक चला गया है, उतर गया है नीचे तक, तो उनके लिए हम सिर्फ़ प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से, खुदा से दुआ कर सकते हैं कि भई उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन ये है कि जिन लोगों के दिमागों में वक़्ती तौर पर जिनकी आँखों पर पट्टी बाँध दी गई थी, अगर वो पट्टी उनको खुद एक इच्छा है, तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से इस पट्टी को उतारा है, तो उनके लिए फिर रास्ता एकदम उजाले वाला है, एकदम रोशन रास्ता है। तो महाराष्ट्र में इसी तरह का जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है, तो उसने ये बता दिया है कि महाराष्ट्र का जो मतदाता है, वो बहुत देर तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। उसने अपनी सद्बुद्धि और अपने उसने सद्विवेक का उपयोग किया और बहुत सारी रिजल्ट्स ये बता दिए हैं। तो ये इस चीज़ को भी मानना चाहिए हमने, जगदीश पवार की या दीगर जिनकी भी बात का अगर हम करें, तो ये तो जो पार्टियों की, जो पक्षों की तोड़-फोड़ हुई है, ये आप देखें कि ये कहाँ से कैसे हुई है। ये कोई बहुत ज़्यादा ये बहुत ही ये अनडेमोक्रेटिक जिसको कहते हैं, ये वो चीज़ थी। यानी डेमोक्रेसी को बहुत आघात पहुँचाया गया है, इसको नुकसान पहुँचा गया है, इस पर हमला किया गया है। तो डेमोक्रेसी को अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी सलामत रहे, तो उसके लिए आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सलामत रखना पड़ेगा और उसके लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को सत्ता में लाया जाए, जो डेमोक्रेसी की इज़्ज़त करते हों, जो डेमोक्रेसी का एहतराम करते हों और जो डेमोक्रेसी को मानते हैं कि भारत जैसे विविध समाजों पर आधारित देश के लिए ये डेमोक्रेसी ये बहुत ज़रूरी है। ये इसकी आत्मा है ये। तो इसके बगैर तो देश चल भी नहीं सकेगा। मुझे लगता है कि अगर आप डेमोक्रेसी के बदले अगर किसी और मोड ऑफ गवर्नेंस को अगर आप लाएँगे, तो ये देश बहुत तरक्की नहीं कर सकेगा। इसको आपको मान लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी इसकी आत्मा है, इसकी रगों में डेमो डेमो इसीलिए 1950 में जब हमने ये तय किया कि हम एक कौन-सी राजनीतिक पॉलिसी या राजनीतिक मेथड इख्तियार करेंगे, तो हमने डेमोक्रेसी को चुना। तो उसकी वजह ये थी कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, जिन लोगों ने ये चुना, वो बेवकूफ़ नहीं थे, बल्कि वो पहले बहुत स्टूडियस थे। आज की तरह क कच्चे कानों के नहीं थे। ना ही मतदाता कच्चे कानों का था और ना ही राजनेता कच्चे कानों के थे। वो खुद स्टूडियस थे, उनको मालूम था कि ब ये इस देश को, इतने विशाल देश को प्रगति पथ पर कैसे चलाया जा सकता है। तो वो एक ही तरीका था कि डेमोक्रेसी। जी। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रजा को अहमियत देनी चाहिए, प्राथमिकता हमेशा प्रजा को होती है। तो राजनेता अगर स्वयं को और स्वयं के पक्ष को और स्वयं की पॉलिसी को अगर प्राथमिकता देगा और उसमें देश पीछे चला जाएगा, तो देश तरक्की नहीं करेगा। इस बात को देखना चाहिए। पहले ही हमने ये कहा है कि भई देश को अगर चलाना है, तो देश चलेगा स्वतंत्रता और जितनी भी उसकी वैल्यूज़ हैं, उनके भरोसे पर ही देश चलेगा। इस देश में अगर आप किसी और तंत्र को अगर अप्लाई करेंगे, तो उसमें अराजकता फैलेगी और हम कभी नहीं चाहेंगे और कोई भी नहीं चाहेगा कि देश में अराजकता फैले। चाहे वो हम अंदरून मतलब हमारे देश के अंदर-अंदर ही क्यों ना हो। तो इसको जी ये सर। देखना चाहिए कि भई हमने देश को पहले प्राथमिकता हमारी देश। आपने सर जो बात कही कि एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम में अगर कोई दूसरा सिस्टम बिठाने की कोशिश की जाती है तो गड़बड़ होती है। जिस तरीके से पेट्रोल की गाड़ियों में अगर डीज़ल डालना शुरू कर दिया जाए, तो वो गाड़ी जो है पेट्रोल की, वो चलना मुश्किल हो सकती है। तो लोकतंत्र है और वहाँ कोई और तंत्र अगर लाने की कोशिश की जाए, तो गड़बड़ इसी तरीके से नज़र आएगी। और जिस तरीके से पहले शिवसेना को तोड़ा गया, सरकार को गिराया गया, तो गोदी मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक कहा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की जनता उसको बिल्कुल भी नापसंद कर रही थी, बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी वो।
और उसके बाद वो करने के बाद हद ये की गई कि एनसीपी को भी तोड़ दिया गया। मैं तो आज तक ये समझ ही नहीं पाया सर कि वो एनसीपी तोड़ी क्यों गई। जब वो सरकार चल रही थी एनसीपी तोड़ के, मतलब वो अपने आप को इतना गुरूर और घमंड के उस लेवल तक पहुंचा चुके थे कि उनको लग रहा था कि हम जो करेंगे वो पब्लिक उसको पसंद करेगी, तालियां बजाएंगी, थाली बजाएंगी और जो है वो चिराग और मोमबत्ती और पता नहीं क्या क्या जलाएंगी। तो उस घमंड में ये तोड़ पार्टियों को तोड़ते गए और आज समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र के ज्यादातर लोगों ने उसको नापसंद किया था। बहरहाल अब आने वाला जो इलेक्शन है, कुछ ही दिनों में जो है सितंबर अक्टूबर में हमको नई सरकार हमारे महाराष्ट्र में मिलेगी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी अजीत पवार, हमारे जो अजीत पवार साहब है उनसे पीछा छुड़ाना चाह रही है और जो है अलग अलग तरीके से बयानात सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से अजीत पवार को अलग थलग किया जाए या उनको इस तरीके से परेशान किया जाए। उनको कोई मंत्री पद भी नहीं दिया गया और उसके बाद सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया गया। और इसके बाद जो है आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है उसमें आपका क्या ख्याल है, किस तरीके के जो है नतायज हमको मिल सकते हैं? देखिए, एक तो ये अजीत पवार का मामला जो है वो एक सीट उनकी आई है। जो मिनिस्ट्री का फार्मूला था वो 2 सीट पर 3 सीट पर एक राज्य मंत्री और 5 सीटों पर, अगर किसी पार्टी के 5 सीटें हैं तो उस पर एक कैबिनेट मंत्री, इस तरह का बनाया गया था। अब उनके पास तो एक ही सीट है, अब एक सीट के ऊपर कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी उनको? बात तो ये भी है। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि उनका वर्द, उनकी लियाकत, उनकी क्या, उनका अहमियत क्या है उनकी। तो एक पार्टी वाले के ठीक है, एक वो गठबंधन में थे, ये एक अलग बात है। लेकिन अब अहमियत तो उनकी एक पार्टी की क्या अहमियत है, जबकि ऑलरेडी 15-15, 17-17 मेंबर वाली पार्टियां गवर्नमेंट को, एनडीए में शामिल है और गवर्नमेंट को सहारा देने वाली है। तो एक तो ये भी बात है। और जो पार्टियों की तोड़ फोड़ हुई है तो वो तो बहुत ज्यादा, मैंने पहले भी कहा कि अभी बहुत ज्यादा गैर अनडेमोक्रेटिक थी वो। तो इस लिहाज से जाहिर सी बात है कि इससे अब बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अब जो असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, इसमें एक थोड़ा सा 2 बातें ध्यान में रख लें कि अभी जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, ये इसकी हमेशा इसकी एक नौयत अलग होती है। इसके जो स्वरूप होता है ये एक अलग होता है और असेंबली के इलेक्शंस का स्वरूप एक अलग होता है। पार्लियामेंट का जो इश्यूज होते हैं वो नेशनल लेवल के इश्यूज होते हैं और स्टेट के जो इश्यूज होते हैं, किसी भी स्टेट की बात हो, राज्य की बात हो, उसके इश्यूज बहुत अलग होते हैं। तो हर जगह का अपना अपना एक अलग ग्रुप होता है। अब आप ये कहेंगे, मैं ये आप इसकी मिसाल ले लीजिए कि यूपी से जो आपके 37 जो समाजवादी के एमपीज आए हैं, अगर आज वहां पर इलेक्शन हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरा अपना ये कहना मानना है कि शायद बीजेपी फुल मेजोरिटी में आ जाएगी। तो ये आप पार्लियामेंट के इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स होंगे उनके आधार पर आप राज्य के इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका एक अलग कैलकुलेशन होता है। तो महाराष्ट्र में भी मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं, अगर सही तरीके से एमवीए ने अपनी कैनवेसिंग की, सही तरीके से अगर इलेक्शंस को चलाया तो गवर्नमेंट बन सकती है। पिछली मर्तबा भी जो गवर्नमेंट बनी थी वो धोखे से गवर्नमेंट गिराई गई, इससे पहले जो बनी थी। तो अब पूरी ताकत के साथ जो छिन्न भिन्न हो गया है तो उसको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आपका जो मतदाता जो बिखरा हुआ है उसको जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। राज्य का आप ये सोचकर कि हमारे एमपीज इतने आ गए हैं महाराष्ट्र में तो स्टेट में भी अब हमारा ऐसे ही चलेगा, ये पैटर्न नहीं होता है। पार्लियामेंट के इलेक्शन का पैटर्न अलग होता है और किसी भी स्टेट के इलेक्शन का पैटर्न अलग होता है। हमने देखा है कि जिस स्टेट से, अब आप जहां मैंने आपको यूपी की एग्जांपल दी, वहां पर आप कर्नाटक के एग्जांपल ले लीजिए कि कर्नाटक में अभी किसकी गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, लेकिन वहीं पर अब उस पर 1 साल भी नहीं होता है और आप देखेंगे आपके वहां पर कितने एमपीज पार्लियामेंट से गए हैं चुनकर। जबकि ये सोचा नहीं जा रहा था कि कांग्रेस आ गई है यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में भी वहां पर ज्यादा तादाद में लोगों को भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये इस बात को सोचना है कि ऐसा होता नहीं है आमतौर से। इसको दोनों पैटर्न अलग अलग होते हैं इलेक्शन के और असेंबली में भी। हम इसमें कोई दो राय नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि असेंबली के इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा, एनडीए आएगी, ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें भी कोई ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एमवीए अगर लापरवाही से काम लेगी तो फिर उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर से वो लामबंदी अभी से कर ले और जो नुकसान उठाने वाले फैक्टर्स हैं उनको अभी से दूर रखे अपने से, तो ये काम हो सकता है। और सबसे अहम चीज ये है कि कितने उम्मीदवारों को टिकट देती है और कैसे उम्मीदवारों को टिकट देंगे ये एमवीए वाले, तो उसके उस पर भी डिपेंड करता है कि वो उम्मीदवार ऐसा छान फटक कर उम्मीदवार दिया जाए कि जिसके रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका वो पार्टी इससे पहले उसने बदल कर, वरना ये होता है कि जरा सी अभी जैसे पार्टियां टूटी हैं तो जो शिवसेना के लोग उधर चले गए, राष्ट्रवादी के उधर चले गए। तो इस तरह के उम्मीदवारों को सोच समझकर टिकट दिया जाना चाहिए
और जहाँ पर लोकल लोगों की भी पसंद को देखा जाए और जो अपने सबको लेकर चलने वाले उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिया जाए, तो इस असेंबली इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। मतलब ऐसे अब आपको कोalition की कहीं और से किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमवीए को भी इनकी फुल मेजोरिटी इन्हीं की रहेगी अगर जी असेंबली में सही तरीके से अगर चले तो। वरना फिर यह है कि भी आप बोलते रह जाएंगे, आप शिकवे करते रह जाएंगे कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, लेकिन कुछ उसका फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए यानी प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी उसके लिए असेंबली इलेक्शंस को। और पार्लियामेंट के रिजल्ट्स के इसमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए उसको, मेरा ये मानना है। क्योंकि पार्लियामेंट में आपके 48 सीटें थी, आपके इश्यूज वो नहीं थे। असेंबली के जी लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज अलग होते हैं, हर स्टेट का, हर राज्य का छोड़ दीजिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू अलग होता है, हर रीजन का इशू अलग होता है। विदर्भ के इश्यूज अलग हैं, मराठवाड़ा के इश्यूज अलग हैं, आपके वेस्टर्न महाराष्ट्र के इश्यूज अलग हैं, कोकण के इश्यूज अलग हैं। तो जब इतने ज्यादा वैरायटी हमको मिलती है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के अंदर भी हमको जब पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वही रिजल्ट जो पार्लियामेंट के आए हैं वही स्टेट के रिजल्ट आए, ऐसा हम नहीं सोच सकते। तो सर ये एक थ्योरी गोदी मीडिया चला रहा है, एक परसेप्शन बना रहा है कि चुनाव के करीब आते आते ये जो इंडिया गठबंधन है या हमारे जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है ये बिखर जाएंगी। आपको क्या लगता है कि ये बिखरेगी या फिर रहेंगे ये एकजुट? देखिए अभी तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। उसकी वजह ये है कि उसके रिजल्ट्स उनको मिल चुके हैं। यही एमबीए के रिजल्ट जो पार्लियामेंट में आए हैं वो आज इसी वजह से आए हैं। तो कोई भी एमबीए का कोई भी घटक दल अपनी आत्महत्या करना नहीं चाहेगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो उसका राजनीतिक आत्महत्या होगी। तो इसको ये समझ लें कि ये एक नैरेटिव तैयार किया जाता है ताकि जो मतदाता है वो भ्रमित हो जाए। तो मतदाता को भ्रमित करने के मकसद से, उद्देश्य से इस तरह का नैरेटिव तैयार किया जाता है। जो मीडिया का एक बड़ा जो तबका है वो यही काम करता है, क्योंकि वो जो सत्ता में बैठे हुए वो सत्ता पक्ष के फेवर में तैयार करता है माहौल को। और चूंकि इलेक्शन हम अभी महाराष्ट्र के लगे हुए हैं, 2-4 महीने में होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी जमीन तैयार करनी है, तो वो तैयार कर रहा है, वो अपना फर्ज अदा कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जब हर मुलाजिम वो अपना फर्ज अदा करता है तो वो भी बेचारे अपने काम कर रहे हैं। अब यह है कि मतदाता को जागरूक रहना है। अगर मतदाता भ्रम में पड़ गया तो जाहिर सी बात है कि वही अंजाम होगा, तो फिर रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। हमारे हर मतदाता के मन में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पक्ष, मतदाता के मन में होना चाहिए कि मेरा भारत, मेरा देश जी है ना, और मेरे देश की प्रगति, मेरी प्रगति, मेरे देश की प्रगति। चाहे गवर्नमेंट्स आती रहती हैं, सत्ताएं आती रहती हैं, पक्ष बदलते रहते हैं, लेकिन देश हजारों साल से यहाँ था, आज भी है। सोने की चिड़िया वाला दौर भी देखा है इस देश ने, और हम आशा करते हैं कि आगे भी ये सोने की चिड़िया ही बनकर रहेगा।